हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, मैंने कल भी आपका 2018 का वो मेल का आया था पेपर, वो मैंने करवाया था। जिस बच्चे ने वो पेपर नहीं देखा है, D++ का है, D++ का पेपर है। लेकिन वो पेपर जो भी बच्चा हिंदी साहित्य से, हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है, तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये तो आप जान चुके होंगे कि सभी देख सकते हैं उस वीडियो को। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा वाले बच्चों की। तो देखिए बच्चों, वो मैंने पूरा जो आपके विषय आते हैं सभी करवाए थे उसमें। लेकिन हरियाणा जीके बच्चों, उसमें क्या है, हरियाणा जीके नहीं है। तो सिर्फ इतना अंतर रहेगा कि उसमें हरियाणा जीके नहीं है, तो हरियाणा जीके आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो वो बच्चों आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 250 से प्लस पर्सन है, वो आप ज़रूर देखें। लेकिन बच्चों, आज मैं आपके डिमांड पर, आपने कहा था कि मैम सिर्फ हमारा विषय करवा दीजिए और मत करवाइए, तो फिर मैं आज सिर्फ आपकी हिंदी करवाने वाली हूँ, बाकी विषय नहीं करवाऊँगी। ये आप ही ने बोला था। तो अब हम शुरुआत करते हैं। और इसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों ही। तो बच्चों, अगर आप हरियाणा जीके और जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हो, तो न्यू एजुकेशन गाइड हमारा एक और चैनल है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और वहाँ से प्रीवियस ईयर में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो प्रश्न आपको जो मिलेंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं। कहने का मतलब हो रहा है कि स्मार्ट स्टडी अब आपके जो एग्ज़ाम की जो तिथि है, परीक्षा की तिथि काफ़ी नज़दीक आ गई है, इसलिए वो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हम शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों ही भाग में करवाने वाली हूँ। और जैसे देखो बच्चों, 1 मिनट और लेना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर हम 81% से शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन 81, ऐसे ही आप नंबर डाल लेंगे, अपने 81 से शुरुआत करेंगे और लास्ट में मैं उत्तर बताऊं इससे पहले आपको, लेकिन उत्तर तो इसमें दिए हुए हैं, मैं माफ़ी चाहती हूं बच्चों, क्योंकि लेकिन मैं कोशिश करूंगी इसमें छपाने की, लेकिन वो आप देख लेना। फिर भी दिखेगा तो होगा भैया, ये तो कोई, इसका तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, इसमें दे रखे उत्तर, वरना मैं भी करवा देती। तो ऐसी प्रैक्टिस शायद इसमें नहीं होगी। फिर भी आप ध्यान रखना, ये मुझे आता था, ये नहीं आता था, ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, संधि की है मनु प्लस अंतर। तो बच्चों इसमें ये संधि रहेगी मनवंतर। तो आप ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक नोट कर लेना कि संधि से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बच्चों 82वां प्रश्न देखो, ये इग्नोर किए गए भाई, कहीं इन मिस्टेक रही होगी इन प्रश्नों में, इसलिए इनको नहीं लिया गया। अब बच्चों देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो हाँ बहुव्रीहि समास का सही विकल्प है। देखिए बच्चों, बहुव्रीहि ही गलत लिया गया है एग्जाम में, तो आप ये बहुव्रीहि ऐसे नहीं, ये बहुव्रीहि ऐसे आएगा, बहुव्रीहि ऐसे आएगा। तो बच्चों ये इसकी ध्यान दीजिए, शुद्ध में आप ध्यान रखेंगे। नहीं है दया जिसमें, तो भाई नहीं दया क्या होगा भाई, निर्दयी होगा, जिसमें दया नहीं है, और वो क्या, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, ठीक है। नहीं है तो समास से प्रश्न बनता है, समास को आप नोट कर लेना। फिर बच्चों आगे चलते हैं। 84वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। उपसर्ग भी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उपसर्ग को आप नोट करेंगे, उपसर्ग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों हाँ ये है भाई, तो ये है अंतर, इसमें जो है अंतरात्मा, तो इसमें बच्चों अंतर प्लस आत्मा, ये ऐसा रहेगा, अंतर प्लस आत्मा, तो अंतरात्मा ये रहेगा। और ये कविता है, तो शानदार है, भाषण है, इनमें उपसर्ग नहीं है। क्या है बच्चों, इनमें उपसर्ग नहीं है, क्योंकि भाषण शानदार, तो ये मूल शब्द हैं। निम्नलिखित विकल्पों, वही प्रश्न फिर दोबारा आ गया है बच्चों। निश्चित में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि संज्ञा से, उपसर्ग से, सर्वनाम से भी प्रश्न बन रहे हैं, तो सर्वनाम का टॉपिक आप ध्यान से करेंगे। और उत्तम पुरुषवाचक से, जो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं बच्चों, उत्तम, मध्यम और अन्य। ये अन्य थोड़ा सा यहाँ राइटिंग सही नहीं आती है,
तो अन्य, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में बच्चों मैं और हम होते हैं, और मध्यम में बच्चों तू, तेरा, आप जैसे शब्द आते हैं। बाकी सारे अन्य में आएंगे, मैं, तू और हमको छोड़कर बाकी सारे अन्य में आ जाएंगे। तो बच्चों उत्तम पुरुष का सबसे देख, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, तो इस मुझे में क्या है बच्चों, मैं क्या है, उत्तम पुरुष है, क्योंकि ये मुझे ये नहीं। और तुम्हें यहाँ कौन सा हो जाएगा बच्चों, तुम्हें, इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा। और कुछ ये इसमें क्या है कि फिर कुछ में इसमें संख्या, ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक के उदाहरण होते हैं इनमें। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े बारीकी से देखे, फिर भी मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि काफ़ी बारीकी से जो है इसकी राइटिंग दी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तत्सम शब्द का सही विकल्प है। तो देखो बच्चों ये सही विकल्प है, लेकिन बच्चों ये उत्तर तो इसमें दिए हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगी आपको क्यों और कैसे आए। मैंने आपको कई बार बताया है, आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पर आपको री, ये भाई शुरू में गलत होगा, ये देखो री ऐसे आता है री, तो जहाँ पर आपको री दिखाई दे तो उसमें 100% बच्चों तत्सम शब्द ही होगा। और इसके साथ ही मैंने तत्सम शब्द की सिर्फ 10 लाइन में करवाऊंगी तत्सम शब्द की, और पूरे तत्सम तद्भव याद हो जाएंगे, यानी 95% याद हो जाएंगे। 5% ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। इसके साथ ही बच्चों इसमें तत्सम क्यों है इसका मैं ध्यान बता रही हूँ। देखो बच्चों, अक्षय, त्रय, अज्ञ और ये आता श्रेय, कहने का मतलब है ये बच्चों, जहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन दिखाई दे तो संयुक्त व्यंजनों में भी बच्चों तत्सम शब्द होता है। इसलिए यहाँ देखो बच्चों ये आया से वाला, ये आधे जो आधा से है, ये वाला से आधा दिया गया है, इसको ऐसे करके। तो बच्चों जहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ पर भी ज़्यादातर आपको आधे वर्ण दिखाई दे वहाँ पर तत्सम शब्द ही होगा। तो इसलिए ये आधा है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। बाकी के बच्चों तद्भव है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे कान का बच्चों कर्ण हो जाएगा, कर्ण ऐसे, ठीक है। तो ये क्यों आए, कैसे आए, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, वरना रटने से तो क्या पता ये नहीं आए और कोई शब्द आ जाए, तो हम ध्यान रखना, हमें गलती नहीं करनी है। लेकिन हमें ये देखना है कौन कौन से जो है चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो भाई सही अर्थ वाला देखना है, युगम शब्द युगम दिए गए हैं। तो बच्चों देखो यहाँ मैंने कई बार अब बताया है, लेकिन जो बच्चा पहली बार आया उनके लिए बता रही हूँ कि इसका इससे मेल होना चाहिए, इसका इससे मेल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं बच्चों, ध्यान दीजिए, कहीं आप इसका इससे मिला दो इससे, ऐसे तो बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका इससे मिलान करना है, इसका इससे मिलान करना है। अब हम इसका मिलान करेंगे। कर का मतलब होता है बच्चों हाथ, और करी का मतलब होता है हाथी। अब बच्चों देखो अनेकार्थ सब में आ जाता है। कर का मतलब एक और होता है टैक्स, आपने सुना है ना, कर टैक्स लगा, तो अनेकार्थ में कर का टैक्स भी होता है। और कर का बच्चों करना भी जैसे कार्य होता है, कार्य भी हो जाता है, टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। और करी का मतलब होता है बच्चों हाथी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, मैंने अब तक नहीं बोला है आपको, अगर अच्छी लग रही हो, इसी तरह से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर करने लग रहे हैं हम। अगर किसी टॉपिक से संबंधित आपको डाउट है तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है। और जिन बच्चों को ये होता है ना कि मैम मेरा ये होता कि मुझे आ तो रहे थे 80 लेकिन मेरे 5 गलत हो गए, 10 गलत हो गए, तो एग्जाम में कैसे आपको पेपर हल करना है, परीक्षा में कैसे शुरुआत करनी है पेपर की, और कैसे आपको 5-10 नंबर ज़्यादा लेने हैं, ज़्यादा, क्योंकि वो जो कॉमन सेंस है, अगर बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डाल रखी, वो भी देख लेना। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का विकल्प है। देखो विलोम यानी उल्टा दिया है, विलोम। विलोम तो मैंने कहा ना बच्चों, सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो पहले, क्योंकि हम कई बार ओहो इसमें विलोम पूछा गया था, मैंने पर्यायवाची कर दिया, तो सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों देखो, संक्षेप, संक्षेप का मतलब होता है छोटा, छोटा रूप। और विस्तार का मतलब होता है, सभी जानते हैं, बड़ा है, तो इसका विलोम हो जाएगा विस्तार, ठीक है।
अब आगे बढ़ते, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो भाई देखो, इसमें वाक्यांश के लिए एक देखो विकल्प का वाक्य के लिए पक्ष भेद का, भाई माफ कीजिए, वाक्य के लिए पक्ष भेद का अच्छा विकल्प है। तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे, वह दिन भर मेहनत करता था तब सफल हुआ। तो भाई ये क्या, आरंभबोधक है, नित्याबोधक, प्रगतिबोधक। देखो बच्चों, आरंभबोधक बोध होता है, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है कि किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं। नित्य बोधक का वर्तमान होता है, जैसे नित्य यानी रोज रोज, जैसे सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, सूर्य अस्त मतलब प्रतिदिन पूर्व पश्चिम की ओर अस्त होता है, तो ये नित्य का काम है उसका कोई संडे मंडे नहीं होता है। तो ये प्रकृति बोधक का मतलब जैसे मैंने कहा मेरा जो है, आप बोलोगे जैसे कि मैंने ये हिंदी का पूरा जो है पाठ्यक्रम कर लिया, अब मैं रीजनिंग करूंगा, तो ये प्रकृति धीरे धीरे आप प्रकृति की ओर बढ़ रही हैं। अभ्यास बोधक का मतलब दिन भर मेहनत करता था तब मैं सफल हुआ, मतलब मैंने प्रतिदिन अभ्यास किया है, उसकी प्रैक्टिस की है, तो इसलिए ये अभ्यास बोधक आया है। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य के लिए वर्ती के भेद का सबसे अच्छा भेद है, अच्छा विकल्प है। वाक्य के लिए वर्ती, यहाँ वर्ती पूछा गया है। वर्ती का एक तरह से देखा जाए तो वर्ती का बच्चों यहाँ एक अलग है भाई, मतलब कि अगर आम बोलचाल में हम देखे जाए तो वर्ती का मतलब बच्चों स्वभाव भी होता है। क्या होता है, स्वभाव है भाई, वो तो वर्ती इस प्रवृत्ति से ऐसा है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो वर्ती स्वभाव। और एक ही हम मतलब कि वाक्य के जो ये अंग एक तरह से देखा जाए तो भेद या अंग समझ सकते हैं। वह गांव से चल पड़ा होगा, तो ये संभावना नहीं है भाई, संभावना तो ये लग रही कि शायद, जैसे शायद वाले शब्द ये प्रयोग होते हैं, शायद हो सकता है, तो ये संभावना हो सकता है, शायद है। फिर विधेयक वाले होते हैं जो बच्चों सिंपल है, जिसको सरल वाक्य बोलते हैं, वो विधेयक होते हैं। संकेत वाले वो होते हैं बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मतलब कि एक कार्य दूसरे कार्य पर आधारित होता, अगर ये काम होगा तो दूसरा काम होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये, तो वो संकेत वाले होते हैं बच्चों, ठीक है। तो संदेह का मतलब होता है, ये संभावना और संदेह में बिल्कुल बारीकी वाला अंतर होता है। वह गांव से चल पड़ा होगा, भाई संदेह है, पता नहीं वो चला है या नहीं चला है, मतलब कि ये है चल पड़ा होगा, पता नहीं वो चला या नहीं, हो सकता है वो चल पड़ा हो सकता है वो नहीं चला हो। लेकिन संभावना एक तरह से देखा जाए तो भविष्य की बात होती है, और संदेह की बात क्या होती है भाई, वर्तमान की बात होती है या भूतकाल की हो सकती है। लेकिन संभावना क्या होती है बच्चों, भविष्य की बात होती है। तो इसमें बड़ा बारीकी अंतर होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ देखो, अब आप देख सकते हो वाक्य से कितने प्रश्न आ रहे, तो वाक्य को आप तैयार रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के प्रयोग का सबसे अच्छा विकल्प है। वह गोली वहाँ गोली चली और सन्नाटा छा गया। देखिए बच्चों, और ने यहाँ काम क्या किया, संयुक्त वाक्य का, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। अगर और है, अथवा है, या है, तो ये अगर आपको और एक पर भी आता है बच्चों, और है, अथवा है, या है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य के होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें यदि तो जैसे वैसे ये होते हैं उसमें मिश्र वाक्य में, ठीक है। और संयुक्त वाक्य होता है, अगर मैं इससे आर्टिस्ट को हटा दूं तो संयुक्त वाक्य एक दूसरे पर स्वतंत्र होता है। उपवाक्य होते हैं ना, ये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में बच्चों एक दूसरे पर आधारित होंगे, एक दूसरे पर आधारित होंगे। लेकिन बच्चों संयुक्त वाक्य में, संयुक्त जो उपवाक्य, जैसे ये संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। देखो, वहाँ गोली चली, अगर मैंने इसको हटा दिया कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन दोनों ही होने चाहिए। अब देखो, ये इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको तुम गायब कर दो, सन्नाटा छा गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सन्नाटा कहीं ना कहीं छाया होगा। तो बच्चों ये होते हैं, इसमें दो वाक्य होते हैं जो एक योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और के योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, लेकिन उनका एक दूसरे पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अंतर पड़ जाता तो ये क्या बच्चों, मिश्र वाक्य बन जाता। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बच्चों, गर्दन पर सवार होना, निर्भय होकर रहना, बहुत कठिन काम करना, झगड़ा करना, पीछे पड़े रहना। गर्दन पर सवार होना, कई बार आपने देखा होगा ना, हम आम बोलचाल में वैसे प्रयोग करते, क्यों मेरी गर्दन पर सवार हुआ, मतलब क्यों मेरे पीछे पड़ा। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, कई बार ये आता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। तो क्या कि आप कई बार क्या है, बच्चे अच्छे बच्चे, मेरे बड़े विद्वान बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं वो गलती कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बच्चों, आज के बाद आप 90% गलती नहीं करोगी। ये बात 90%, ये 95% लगा लीजिए, 95% ये सार्थक बात है। और कुछ ऐसे अपवाद तो हर जगह मौजूद होते हैं। तो देखना बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर रहेगा। जहाँ पर आपको ना लास्ट में दिखे तो वो सोना कि वो मुहावरा है। लोकोक्ति में बच्चों लास्ट में ना नहीं आएगा, ये ना जो आता है वो मुहावरा होता है। लोकोक्ति और मुहावरे में ये अंतर होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों ये 95% ठीक है, कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बच्चों, यहाँ आपको अंडरलाइन करना है कि विराम चिन्ह पूछा गया है, जैसा कि मैं अपने हर पेपर में आपको बताती आ रही हूँ। तो बच्चों देखो, ये जो बूढ़े जौने से कुछ ना कुछ दिखाई देंगे तो ये सही है। फिर बच्चों आगे चल, ये वाला प्रश्न कल भी मैंने करवाया था, ये वाला प्रश्न मैंने कल भी करवाया था कि कल उस पेपर में आया हुआ। तो बहुत सारे प्रश्न जो है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जो है रिवाइज होते हैं, मतलब रिपीट होते रहते हैं। तो कल भी मैंने करवाया था, कंचन बरसना, खूब धन संपत्ति होना। तो बच्चों मैंने कहा था ना आया है, देखो मुहावरे पूछा गया है तो ना इसमें आया है। तो जहाँ मुझे रुकने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं रुकूंगी, और जहाँ नहीं रुकने की वहाँ हम चलते रहेंगे। जैसे थोथा चना बाजे घना, तो लोकोक्ति का सबसे अच्छा विकल्प है। अब आप कहोगे मैडम इसमें भी ना आया है, ओछा व्यक्ति दिखावा क्योंकि मैंने अभी कहा था ना, मैं आपको 95% बात है, कहीं अपवाद भी हो सकता है। तो बच्चों ये अपवाद है, क्या है, अपवाद है। तो ये मत कहना कि मैडम आपने बताया था। तो बच्चों मैंने फिर कह रही हूँ, 95% वो बात सही है, और 5% आपको रटने ही पड़ेंगे, मतलब रटना ही होता है बच्चों। अब आ रहे हैं हम इसके पैराग्राफ की तरफ, और बच्चों आपका गद्यांश और पद्यांश आपके सबसे दिए गए हैं। तो बच्चों मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे अपने आप करें, क्योंकि इसको मैं करवाने वाली हूँ। आपको पहले इसको क्या करना है, पहले इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। और कई बच्चे क्या करते हैं, पहले प्रश्न भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न में क्या पूछा गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे कहते हैं टाइम नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जब पेपर सोल्व करती हूँ तो मुझे लग रहा है कि टाइम सही दिया होता है। हमारी क्या है, प्रैक्टिस की कमी होती है। तो मैं थोड़ा इसको पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना भुगतान के साथ बच्चों में सारे कार्य कराना है। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से कार्य कराना है। तो बच्चों बाल श्रम, आपने देखा होगा बाल श्रम पर बात होने वाली है, एक लाइन से हमें ये पता चलता, लेकिन हम आगे जान लेते हैं क्या है। बाल श्रम केवल भारत ही सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है। कहने का अभिप्राय कि केवल भारत में नहीं है ये सीमित, ये पूरे विश्व की घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि देखो 4-5 साल से नीचे का बच्चा तो क्या कार्य करेगा। तो बच्चों देखो 5 साल से नीचे का बच्चा तो क्या काम करेगा। इसलिए आप बोलोगे मैडम आप ये 5 ही क्यों दिया है, तो इसलिए देंगे कि 5 साल का बच्चा तो दूसरे पर जो है आधारित होता है, दूसरे पर डिपेंड होता है। तो वो तो 14 साल की जो है नीचे की अवस्था, तो अब देखना अब तो 18 कर दिए भैया, मतलब 18 नहीं, वो उसको बढ़ाकर जो होते हैं नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, तो दिव्यांग के लिए यहाँ 18 कर दी गई है, वैसे 14 है। देखो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम करने वाले बाल श्रमिक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो हमारे संविधान की बात हो रही है 14 वर्ष से, लेकिन यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी जो सदस्य देश हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ।
तो 18 वर्ष से कम आयु श्रमिक वाले बच्चे बाल श्रमिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की जो आयु 15 वर्ष की गई है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ अलग अलग आयु दी गई है। वो तो हमारे देश भारत की थी 5 से 14, लेकिन हमारे देश में जो है दिव्यांग के लिए 18 की गई है। वैसे आम बच्चे के लिए, जो सामान्य बच्चे के लिए 14 साल है और संयुक्त राष्ट्र संघ की 18 साल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 15 साल है। और अमेरिका में 12 साल या उससे कम बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है। तो बच्चों ये अलग अलग देशों में अलग अलग आयु है। तो जो अमेरिका में 12 साल किया है। तो अब देखना, भारत में 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी कम करने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया। अब देखो बच्चों, गुरुपाद स्वामी समिति का जो महत्वपूर्ण चीज होती है ना, जैसे इसमें समिति का नाम आया तो उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पढ़ने का फायदा यही कि पहले आप इसे अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद बाल श्रम में जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद गुरुपाद समिति द्वारा सिफारिश प्रस्तुत किए, जिसमें गरीबी को मजदूरी के मुख्य कारण रूप में दिया गया। यानी कि मतलब ये है कि जो है ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाल श्रम क्यों करते हैं, क्योंकि भाई उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी क्या गरीबी उनका कारण है। अगर गरीबी ना हो तो फिर काम कौन करेगा। और ये सुझाव दिया गया खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो खतरनाक काम होते हैं, यानी कि मतलब कि बच्चे से जो नहीं हो सकते खतरनाक, उन्हें प्रतिबंध लगाया गया, मतलब रोक लगाई गई है। उन क्षेत्रों के कार्य स्तर सुधार किया जाए। बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास समय हुआ है, वह अक्टूबर 1990 में न्यूयॉर्क में। देखो बच्चों, ये बात महत्वपूर्ण है और ये मैंने देखना, फिर हम पढ़ेंगे आगे। ये 1990, ये जो भी महत्वपूर्ण बात होती है उसे आप अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको प्रश्न करने में सुविधा मिल जाए। एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें 151 राष्ट्र के प्रतिनिधि भाग लिया। तो आप ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप अंडरलाइन करोगे। तथा गरीबी, कुपोषण, भूखमरी के शिकार दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। तो बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर लगाएंगे। अब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा किस उद्योग, कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक मानसिक मन से और शारीरिक श्रम करने वाले 15 से 14 वर्ष बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। तो मैंने अपने वहाँ आपको अंडरलाइन करवाया था ना कि हमारे भारतीय संविधान में 5 और 14 साल है। लेकिन बच्चों दिव्यांग के लिए आप ध्यान रखेंगे 18 साल है दिव्यांग के लिए। और फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की उम्र कितनी साल, देखो बच्चों हमने यहाँ देखो, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ हमने पढ़ा था ना, ये अंतर्राष्ट्रीय कितनी है और अमेरिका कितनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ कितनी है, हमारे देश कितनी है। तो बच्चों देखो अंतर्राष्ट्रीय की जो रहेगी ये 15 रहेगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन से वर्ष द्वारा बाल मजदूरी खत्म करने के उपाय, कौन सी समिति का गठन किया गया। तो बच्चों हमने अंडरलाइन किया था कि उसमें गुरुपाद समिति द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रतिबंध शब्द का विलोम, भाई प्रतिबंध मतलब रोक लगाना और जो छूट मतलब छूट देना, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है। तो बच्चों ये इसमें इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों बाल श्रम को रोकने के नियम व कानून आपने ये पढ़ा है। तो देखो बच्चों हमने क्या किया है कि हमने इस गद्यांश को, मैंने प्रश्न उत्तर आपको पहले नहीं दिखाए, मैंने सीधा इसको पढ़ा है। तो आपको क्या करना है कि एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दे उसे अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जब आप प्रश्न लगाओ तो आपको सुविधा हो जाए कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है। सभी जानते हैं आप हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अब बच्चों किस किस भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है बच्चों, फिर मराठी की भी देवनागरी है। ये भी पूछे मराठी की क्या है, देवनागरी। संस्कृत की भी क्या है, देवनागरी है। और पंजाबी की क्या है बताओ, गुरमुखी है। और हमारी अंग्रेजी की क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। देखो बच्चों हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय है। देखो बच्चों एक चैप्टर मैंने छोड़ रखा है, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैं ना करवा सकूँ तो आप उसे जरूर कर लेना। वो मैं बताऊंगी कि जो भी आपको प्रथम चीज़ होती है, चाहे कहीं से भी
प्रथम बार जो होता है अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि एक प्रश्न बन सकता है। तो जो भी प्रथम मैंने करवा रखे, वैसे तो मैंने ये करवाया ज्ञानपीठ व्यास सम्मान साहित्य अकादमी, तो वहाँ आप उन वीडियो को जरूर देख रहा। देखो बच्चों, मैं व्यू के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ से काफ़ी जो टॉपिक मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो मैं जरूर बताऊँगी। क्योंकि ज्ञानपीठ व्यास और साहित्य अकादमी जिसमें रचना पर जो ये मिल जाता है ना, सम्मान मिल जाता है, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो जरूर करेंगे आप। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो बच्चों हिंदी के लिए उन्होंने हिंदवी कहा है ना उन्होंने, अगर मुझसे बात करना है तो हिंदवी में कीजिए। वो हिंदुस्तान की तूती कहा गया, तोता हिंद कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती, अगर मुझसे बात करनी है तो हिंदवी में कीजिए। हिंदी उनको बहुत पसंद थी। आगे बढ़ते हैं। ये आदिकाल के कवि हैं, इतना भी पूछ लिया जाता है किस काल के कवि हैं। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो सभी जानते हैं रामायण में बच्चों संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन रामचरितमानस में बच्चों ध्यान रखेंगे अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। रामचरितमानस अवधी रहेगी, रामायण की भाषा संस्कृत रहेगी, ये भी आप याद रखेंगे। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका, देखो बच्चों, प्रेम वाटिका के आपको उत्तर दे रहा है रश खान। लेकिन अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिस बच्चों को याद अच्छी बात है, जिसको नहीं है वो कर लेगा। प्रेम वाटिका, देखो बच्चों, जब प्रेम की वाटिका होती है, यानी कहने का मतलब वाटिका तो आप सब जानते हैं, पेड़ फूल पौधे होते हैं, लेकिन अगर हम इसको उसमें देखा जाए, उपमेय और उपमान में देखते हैं, तो क्या कि हमारा जैसे हमारा एक जो हमारा शरीर भी एक वाटिका है, क्योंकि उसमें देखा जाए तो हमारे बहुत से जो है हमारा पूरा शरीर पर टिका होता है प्रेम की जो, उसमें क्या है, रसी रस है। मतलब हम लोगों को प्रेम बांटेंगे तो हमें रसी रस मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। मतलब हमारे जिनमें खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। अगर हम लोगों को प्रेम बांटेंगे तो हमें दुख क्यों आएगा भाई, हमें भी बदले में प्रेम ही मिलेगा। तो अगर हम लोगों को प्रेम बांट रहे हैं तो हमें भी रस ही मिलेगा, हमें रस की खान मिलेगी। कहने का मतलब प्रेम के बदले ही प्रेम मिलता है। इस बात को ऐसे लिंक करके भी आप याद कर सकते हो। शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो बच्चों, हमीर रासों के रचनाकार शांगदर हैं। ये भी आती है, बार बार में आया है। तो इससे तो विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? मैथिली भाषा में। अब देखिए बच्चों, इसे मैं उपनाम से संबंधित भी मैंने एक वीडियो करवा रखी है। उपनाम को आप अवश्य, बहुत सारे प्रश्न उपनाम से आते हैं, और ये आप मैं पेपर करवा रहे हैं तो ध्यान रखना किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। तो बच्चों देखिए, एक प्रश्न ये बनता है कि मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है। और मीराबाई भी किसकी शिष्या कहा जाता है? तो भाई मीराबाई, मैंने गुरु शिष्य की वीडियो ट्रिक के द्वारा करवाई है, तो वो भी देख लेना। गुरु शिष्य से प्रश्न बनते हैं। तो मीराबाई की जो जिनके गुरु थे कौन थे? रैदास थे। मीराबाई के गुरु रैदास थे। और कबीरदास के कौन थे बच्चों? बताओ कबीरदास के कौन थे? कौन सी रचना जैसी की नहीं है? जिस बच्चे ने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो वो तो बता देगा, और जिसने नहीं देखी तो मैंने गुरु शिष्य की ट्रिक के द्वारा कि वो देख लेना। कौन सी रचना जैसी की नहीं है? तो मैंने कहा कि आपको अंडरलाइन करना है कि पूछा क्या गया है। तो बताओ, छिताई वार्ता जो है ये क्या है? ये इसकी नहीं है। अखरावट कैरनामा चित्ररेखा जो है ये जायसी की रचना है। छिताई वार्ता नहीं है। भारत भूषण के रचयिता, भारत भारती के रचयिता, माफ कीजिए, भारत भारती के रचयिता कौन बच्चों? मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि भारत भारती रचना पर कहा गया है। और इसका समय पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, इसका रचना काल का समय 1912 रहेगा। और जो 1936 में क्या है, महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1936 में। और किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किस रचना पर? भारत भारती पर। ये भी आप याद रखेंगे। उसने कहा था किस वर्ष श्रुति में छपी? तो उसने कहा था बच्चों, ये कहानी है, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। और बच्चों एक आती है तुमने कहा था, वो नागार्जुन की है। तुमने कहा था, उसने कहा था, ये याद रखेंगे आप। जयशंकर की पहली कविता कौन सी है? तो बच्चों जयशंकर की पहली, माफ कीजिए, कहानी है बच्चों। पहले कहानी क्या है? पहले कहानी है। इसको अंडरलाइन करोगे, पूछा क्या गया है? तो पहले कहानी है। तो ग्राम है बच्चों, क्या है? पहली कहानी।
पहली कहानी ग्राम है। एक बात बच्चों, मैं रोज़ कम्युनिटी में क्वेश्चन डालती हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कम्युनिटी में मैं एक नहीं 2 डालती, एक सुबह और एक शाम, उसका भी आप अभ्यास नित्य किया करो। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो पहले हम रचनाओं का संग्रह पूछेगा, अंडरलाइन करेंगे। तो भारतेंदु ग्रंथावली क्या है बच्चों? भारतेंदु ग्रंथावली। आगे बढ़ते हैं। वह पंक्ति किस कवि की प्रस्तुति में कही गई है? चाहे के रंग भी जो हियो बिछुरे मिल पर तो शांति न माने। तो बच्चों ये किसकी प्रशस्ति मतलब प्रशंसा की गई है? ये पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति मतलब प्रशंसा की गई? तो बच्चों ये घनानंद की प्रशंसा में लिखी गई पंक्तियां। राम कैसो जस उद अर्धन गगन पंक्ति किसकी? तो सेनापति की है बच्चों। ये राम कैसो जस अद उरुद गगन है तो बच्चों ये सेनापति की रहेंगी। भावविलास किसी की रचना है? तो भावविलास बच्चों देव की है। ये विलास ज़्यादातर देव की है भाई। जाति विलास है, भाव विलास है, जाति विलास भी इन्हीं की है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना गया? तो बच्चों आनंद रघुनंदन को। हिंदी का पहला नाटक किसे? आनंद रघुनंदन। मैंने कहा था ना बच्चों, प्रथम जो चीज़ आती है अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, आप उसे जरूर याद रखेंगे। चोटी की पकड़ किसकी विधा है? तो चोटी की पकड़ बच्चों किसकी विधा है? उपन्यास है। वही मैं बताती हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखोगे कि ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, ये भी आप याद रखो। कौन सा उपन्यास? पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है। तो बच्चों ये प्रेमाश्रय जो है, जो उपन्यास है, ये पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है। लेकिन ये किसका है? तो बच्चों आप याद रखेंगे प्रेमचंद का है। किसका? प्रेमचंद का उपन्यास है। और सारी जो रचनाएं हैं, सारी रचनाएं प्रेमचंद की ही है। सितारे हिंद किसकी उपाधि है? तो बच्चों सितारे हिंद शिव प्रसाद की है। देखो बच्चों उपनाम या 2 उपनाम पूछे जा चुके हैं, तो उपनाम कितने महत्वपूर्ण है वो मैंने ट्रिक के द्वारा करवा रखी है, वो आप कर लेना। वैसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप खुद से भी तैयार करें, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बच्चों इससे यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता बच्चों शिव प्रसाद। ये क्या है? सितारे हिंद क्या है? इनका उपनाम है। इनका मूल नाम बच्चों शिव प्रसाद है, लेकिन सितारे हिंद इनका उपनाम है। ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित रचना उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है पूछा गया। मैं हर बार बोलती हूँ कि है नहीं, अंडरलाइन करेंगे। तो पूर्ण प्रकाश बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। बाकी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास। भाई निराला इनका उपनाम है। गिरती दीवारें किसका उपन्यास? उपेंद्र नाथ अश्क का। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क। फिर बच्चों हरिवंश राय बच्चन क्या भूलू के याद करो किस कोटि के? देखो बच्चों कल भी हरिवंश राय बच्चन की जो है आत्मकथा के बारे में एक प्रश्न आया था, मैंने कल पेपर करवाया था। तो बच्चों सोच सकते हैं कि इनकी आत्मकथा कितनी महत्वपूर्ण। कई बार ये पूछी जाती है कि इनकी आत्मकथा कितने भागों में है, तो वो मैंने कल करवाया था। जिस बच्चे ने कल किया था वो बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कमलेश्वर की है बच्चों। किसकी है? कमलेश्वर की। अब आपको नहीं याद हो रहा तो यहाँ से कमलेश्वर उठा सकते हो, नाक से में क्या आ रहा है तो या कैसे शुरू कर सकते हो। कुछ तो ऐसे ही हम लिंक से याद करते हैं, बहुत सारी रचनाएं होती है, कैसे ट्रिक के द्वारा भी करनी पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? बच्चों रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है और फिर गद्य की पूछा गया है। तो ये छंद चंद्र वर्णन की महिमा गद्य। देखो बच्चों एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। तो उसमें क्या अंतर होता है? गद्य कविता होती है वो पद्य में होती है। कविता को छोड़कर बाकी कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, वो उसमें गद्य में आ जाएगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना दी गई है।
गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी का सार क्या। देखो बच्चों, अभी उसने कहा था कि वो कहानी भी आई थी। अब दूसरा प्रश्न बन गया यही, उसने कहा से 2 प्रश्न बन चुके हैं। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका उरेजी, लेकिन इनका शॉर्ट में नाम दिया गुलेरी जी ने। तो भाई कहानी का उसने कहा था निस्वार्थ बलिदान है। इसमें क्या है, एक प्रेम निस्वार्थ के। अभी इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कहानी बहुत अपनी पढ़ी होगी तो बड़ी अच्छी कहानी है ये। नई कहानी वर्ग के कहानीकार में कौन सा किसका उपन्यास नहीं है। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में किसका नाम नहीं आता। भाई नई कहानी में किसका नाम नहीं आता। देखना बच्चों, मैं हमेशा बोलती हूँ कि है नहीं है, इसमें नहीं है पूछा गया और नई कहानी के बारे में पूछा गया तो ये सारे रहेंगे। कल भी नई कहानी से प्रश्न पूछा गया था तो ये याद रखेंगे। मोहन, राकेश है, राजेंद्र यादव, कमलेश, किशोरी लाल के गोस्वामी है। तो ये किशोरी लाल गोस्वामी नहीं में आएंगे, बाकी हैं में आएंगे। निम्नलिखित में नाटक में कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है। तो बच्चों भारत सौभाग्य जो है भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है। बार दुर्दशा काफी इनका जो है प्रसिद्ध रहा है। और नील देवी, अंधेर नगरी, विष्णु प्रभा, रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी क्या है। पहले तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो रसोई घर में प्रजातंत्र है क्या है, एकांकी है। रसोई घर में प्रजातंत्र किस विधा, ये विधा पूछ ली जाएगी, कहानी है, उपन्यास, नाटक है, तो आप ध्यान रखेंगे रसोई घर में प्रजातंत्र एकांकी है। फिर ये कैसी है भैया, व्यंग्य, यानी तीखा करना, तीखा प्रहार करना व्यंग्य होता है अमानिशा उगलता गगन अंधकार किस कविता की पंक्ति है अमानिशा उगलता गगन अंधकार किस कविता की पंक्ति है। तो बच्चों ये राम की शक्ति पूजा, ये जो पंक्ति ऊपर दी गई है ये राम की शक्ति पूजा से दी गई है। किसकी, राम की शक्ति पूजा से दी गई है। रामचंद्रिका की रचना किसने की तो बच्चों रामचंद्रिका की जो रचना की थी केशव ने। एक प्रश्न बच्चों ये भी बनता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा। काफी आईएमपी लगा लेना, वो प्रश्न बार बार पूछा गया। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पूछा है कि रामचंद्रिका जो है छंदों का अजायब घर है, कहा है। रामचंद्रिका क्या है, छंदों का अजायब घर कहा है। और ये केशवदास की है और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। केशव कवि होने के साथ साथ क्या भी आचार्य थे। आचार्य किसे कहा गया बच्चों, जो छंद अलंकार और देखो रीतिबद्ध वाले ना, जैसे रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को कितने में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो बच्चों रीतिबद्ध में जितने कवि आते हैं ना वो आचार्य कहलाए, क्योंकि उन्होंने छंद अलंकार ने जो है इनके अलंकारों का ध्यान रखा, उनके नियमों का ध्यान रखा है। और बात रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा ये आते हैं। रीति सिद्ध में बिहारी आएंगे बच्चों, ये भी आप याद रखेंगे। ये बच्चों कबीर की भाषा कैसी थी, शुद्धुकड़ी थी। देखिए बच्चों कई बार प्रश्न आता है कि कबीर की भाषा को शुद्धुकड़ी किसने कहा। तो बच्चों डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इसे शुद्धुकड़ी भाषा कहा है। किसकी, कबीर की भाषा को। अब बच्चों ये वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीरदास को कहा जाता है। तो बच्चों कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये भी आप याद रखोगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब एक प्रश्न ये बनता है बच्चों, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, पंचमेल खिचड़ी। तो ध्यान रखना बच्चों डॉक्टर क्या है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे वो पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इनकी जो 3-4 प्रश्न बनते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड है, तो बच्चों 7 कांड है। फिर ये सबसे बड़ा कांड कौन है बच्चों, कौन सा है, बाल कांड है। इसका सबसे बड़ा कांड रहेगा कौन सा, बाल कांड। तो ये भी आप याद रखेंगे। चिंतामणि किस काल के कवि थे, तो चिंतामणि रीतिकाल के कवि थे। कैसे बच्चों, रीतिकाल के कवि थे। और आगे सुदामा चरित के द्वारा काव्य संग्रह है। भाई ये सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह है, तो ये सुदामा चरित नरोत्तम दास का। आईएमपी लगाने ना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या था, विज्ञान गीता। आध्यात्मिक ग्रंथ क्या पूछा गया, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो बच्चों विज्ञान गीता जो है इसका आध्यात्मिक ग्रंथ रहेगा। पहान पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़।
तो बच्चों कहने का मतलब ये कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिले, भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाऊंगा जो जल्दी मिल जाएगी। तो ये तीखे प्रहार किसने किए? तो ये कबीरदास ने किए हैं। किसने? कबीरदास ने किए हैं। तो बच्चों फिर से कह रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो आप लाइक नहीं करते, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। और देखो बच्चों, मैंने ये पेपर आपको डाउनलोड मारा, वैसे आप भी कर सकते हो साइट से, मैंने ये नहीं, मैंने अपने खुद से बनाई, ये साइट पे है, DIT+B की साइट पे आपको जाओगे तो ये मिल जाएंगे डाउनलोड किए, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बाकी की वीडियो मैंने बहुत सारी डाल रखी, वो भी आप देख लेना। आधुनिक काल के कवियों में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती? तो बच्चों आधुनिक काल में खड़ी बोली में जो है कविताएं लिखी जाती थी, खड़ी बोली में। चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? तो बच्चों चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? तो प्रिय प्रवास कृष्ण का मथुरा प्रवास, कृष्ण का तो बच्चों ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। क्या है? प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। और किसका? ये हरिओध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का। ये पूछा जाता है कि ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। और ये उसका वर्ण विषय क्या है? कृष्ण मथुरा का प्रवास। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा? ये प्रश्न बार बार आया है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो ये सबसे प्रश्न, यहाँ दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहले तो किसे कहा है? तो सरस्वती, महादेवी को कहा है सरस्वती। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा है? महादेवी वर्मा को। अब किसने कहा है? दो प्रश्न बनेंगे। तो ये निराला ने कहा है। किसने कहा है? निराला ने कहा है। और किसे कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है। कहते हैं निराला है ना, महादेवी जी को अपना भाई मानती थी, मतलब बहन मानते थे निराला जी महादेवी जी को। और ये मुंह बोला भाई बोलते हैं, वो ये राखी बंधवाते थे इससे, तो इसलिए इनसे काफ़ी इनकी जो है अच्छा रिश्ता था इन भाई बहनों का आपस में। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो भाई असत्य पूछा गया है। तो ये तीनों सत्य हैं। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक ईश्वर कम है, बिल्कुल सही भाई। वो एक आम इंसान की तरह रोते भी हैं, देखा होगा राम की शक्ति पूजा आपने पढ़ा होगा, रोते भी हैं अपने भाई जो है लक्ष्मण के लिए। और राम की शक्ति पूजा का सुझाव जाम मंत्र ने दिया था, ये ठीक है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी प्राप्त से वह देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं काम मानव की तरह। लेकिन बच्चों ये गलत है कि राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, तो ये असत्य में मैं हर बार बताती हूँ कि बच्चों प्रश्न में पूछा क्या गया है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। और मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप कैसे पेपर हल करोगे वो जरूर देखना, क्योंकि आपको फायदा करने वाली काफ़ी वीडियो। कई बच्चे आते हुए 2-4% गलत करके आते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हिंदी में मुख्य छंद की पहली कविता लिखने का श्रेय किसे है? तो बच्चों पहली मुख्य छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय निराला को। अब इनकी पहली रचना कौन सी है जो मुख्य छंद में? तो बच्चों ये जूही की कली है। अब जूही की कली का बच्चों जो समय पूछ लिया जाता है, तो बच्चों जूही की कली का समय रहेगा 1916। जूही की कली जो कली होती है वही 16 वर्ष की कली होती है, ये याद रख लेना। और फिर क्या है कि एक बात ये कि ये जो सरस्वती में छपने वाली थी, तो सरस्वती के संपादक कौन थे? जैसे सरस्वती पत्रिका की मैं बात कर रही हूँ यहाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे जूही की कली को छापने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उसने अश्लीलता का आरोप लगाया, ये आपकी जो कविता है ये अश्लील है। तो लेकिन वो बाद में इतनी प्रसिद्ध हुई वो रचना की मुख्य छंद की ये प्रयोक्ता बन गई। तो ये प्रश्न इसे देखो बच्चों, आपको लग रहा है ना, कई बच्चों को लग रहा है कि मैम आप बीच में बातें बहुत करती हूँ, मैं ये कि उसके इर्द गिर्द बढ़ने वाले प्रश्न बताती हूँ। वैसे कोई मेरे जो दैनिक जीवन से आपसे जुड़ी बातें मेरा करने का कोई औचित्य नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने अच्छी प्रकार से कीजिए। कबीरदास जी ने अपनी रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? कबीरदास ने अपने रहस्यवादी दार्शनिक विचार की व्याख्या किसमें की है? तो बच्चों रैमनीन में की। किसे? साखी
देखो बच्चों, इनकी जो है बीजक, इनकी एकमात्र कविता जो मिली है, एकमात्र जो इनका रचना मिली है, ग्रंथ लगा लीजिए, कुछ भी ग्रंथ लगा लीजिए आप, जो बीजक है। लेकिन बीजक के कितने भाग है? तो ये बीजक 3 भागों में है। तो बच्चों पहला है इसमें साखी, ये दिया है साखी, यही मैं बता देती हूँ आपको। पहला इसका साखी है, दूसरा है क्या है शब्द है, और तीसरा बच्चों रेमनी है। तो इनकी एकमात्र जो बीजक जो है, जो रचना का संग्रह मिला है, बीजक रचनाओं का संग्रह मिला है, तो उसके 3 भाग है। पहला साखी, दूसरा शब्द, तीसरा रेमनी, और ये कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है इसमें। परिमल की काव्य रचना के, परिमल किसकी काव्य रचना है? तो बच्चों परिमल निराला की काव्य रचना है। निम्नलिखित में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? देखो मैंने बच्चों, मैंने कहा था ना उपनाम से प्रश्न आ रहे हैं, और वो वीडियो मैंने उपनाम वाली करवा रखी, देख लेना। सुमित्रा नंदन पंत का जो है उपनाम क्या था बच्चों? गुसाई दत्त था। क्या था? गुसाई दत्त। पहले का नाम था गुसाई दत्त। और इसे प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा गया है, प्रकृति का चितेरा कवि। और एक प्रश्न और बताते हुए चलते हैं। जो बच्चों हरिवंश राय बच्चन थे, आलावाद के क्या थे? प्रवर्तक थे आलावाद के, ये भी आप याद रखोगे। अगर बच्चों, हाँ, हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया? तो बच्चों हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य को विधा का। तो बच्चों को ऐसा प्रश्न आता है कि कौन से कवि थे जो व्यंग्य पर की जो रचना करते? तो हरिशंकर परसाई ने खूब भर भर कर व्यंग्य लिखा है। अबे सुन बे गुलाब, मैं गुलाब का किसका प्रतीक है? तो पूंजीपति का है। किसका? जो ये कहने कुकुरमुता का रचना है, कविता है कुकुरमुता, ये निराला जी की है। तो उसमें आई है ये पंक्तियां। कुकुरमुता ये निराला की रचना है, काव्य रचना है। अरुणय मद में देश हमारा, ये पंक्ति अरुणय मद में देश हमारा, जहाँ क्षितिज को मिलता एक सहारा, ऐसी पंक्ति है। तो ये जयशंकर प्रसाद की। किसके बच्चों? जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन नहीं है? नहीं है पूछा गया, अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों ये तीनों है। एक से साथ एक महादेव वर्मा भी है, महादेव वर्मा भी है। अज्ञे नहीं है बच्चों। क्या है? अज्ञे नहीं। ये मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक इलाचंद्र जोशी है, अज्ञे है, देवराज है। ये आंसू की काव्य किस वर्ष का प्रकाशित हुआ? तो 1925 में जो है आंसू है जो प्रकाशित हुआ था। टीजीटी वाले बच्चों सिर्फ महत्वपूर्ण सन याद कर लेंगे। जो बच्चे से पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें या नेट वगैरह की, तो उसमें तो बच्चों पूछा जाता है सन, लेकिन 1-2 सन तो टीजीटी में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण कर लेना आप। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? फिर हमें समानार्थी शब्द नहीं है, अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों ये कमल के समानार्थी है, शतदल सरसिज उत्पल। देव वृक्ष इसका जो है नहीं रहेगा। शतदल सरसिज उत्पल ये क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो बच्चों अभे उभे, तो इसका इससे मिलान करना है, इसका इससे करना है। तो अभे होगा निडर और उभे मतलब दोनों, तो यही इसका उत्तर रहेगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द है? तो बच्चों आगामी का क्या होगा? गत। आगामी का मतलब होता है आने वाला, और गत का मतलब होता है जाने वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो बच्चों सही जो उपसर्ग नहीं है, तो बच्चों इसमें क्या है? सभी में उपसर्ग है, और मिलन में क्या है? उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए समस्त में बहुवीरी समास। देखो बच्चों बहुवीरी समास का विकल्प पूछा गया है। तो बच्चों लंबोदर लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश जी। उधर का मतलब होता है बच्चों पेट, तो लंबा पेट किसका है? गणेश जी का। तो ये बहुवीरी समास हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ बहुवीरी में ये गलत लिखा है, बी नहीं आएगा, ये आएगा विरी, ऐसे आएगा विरी बहुवीरी, इसमें बै नहीं आएगा। तो देखो भाई जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो भी गलती कर देते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कर जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। फिर बच्चों प्रत्यय पूछा गया है, तो ये सारे में प्रत्यय सही है।
तिरोभाव में क्या है, प्रत्यय सही नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन दिए गए सब समानार्थी शब्द नहीं है। तो बच्चों समानार्थी मतलब कि ये होता है कि जो एक तरह से पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाले पर्यायवाची जिसको आप कहते हो। तो बच्चों क्षीर है, सलील है, वारी है, तो ये क्या है, पर्यायवाची है। फलक जो है पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित विकल्प चयन कर दे समास सही द्विगु समास का विकल्प सही विकल्प द्विगु समास बच्चों क्या होता है, इसमें संख्याएं होती है। देखिए बच्चों हम 1 मिनट आपका लेना चाहूंगी, सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि आप सिर्फ द्विगु में ही संख्यावाची नहीं होते हैं। संख्यावाची बच्चों 4 समास होते हैं। अब आप कहोगे मैडम 4 समास आपको, देखो बच्चों मैं अलग अलग बता सकती हूँ। जैसे मैंने जैसे पुनरुक्ति वाली संख्यावाची हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 1, तो बच्चों 1 और ये पुनरुक्ति वाले के ये अविभाव समास में चला जाएगा 1 और 1। अब मैंने लिख दिया 21, तो बच्चों इसमें 1 और 20, इसमें क्या द्वंद्व समास होगा, 1 और 20, 20 और 1 नहीं आएगा, 1 और 20 आएगा, समास में उल्टा होता है। तो बच्चों इसमें द्वंद्व समास होगा। और 9 ग्रह आप देख रहे हो, इसमें 9 ग्रह में क्या है, 9 ग्रह में क्या है, द्विगु। फिर बच्चों मैंने लिखा त्रिनेत्र, तो भाई 3 नेत्र किसके हैं, तो भाई ये त्रिनेत्र किसके हैं, शिव जी भगवान के, तो बहुब्री में। तो यहाँ देखो मैंने संख्यावाची में 4 समास बता दिए। तो इन बातों का ध्यान रखें, कहीं आपको संख्या दिखे और आपने ये प्रश्न तो मेरा बिल्कुल ठीक है और वो आकर आप क्या नंबर भी जोड़ लेते हो। फिर निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चुनिए जो दिए गए शब्दों को सही अनेकार्थी विकल्प नहीं है। तो भाई नहीं है पूछा गया, और क्या अनेकार्थी नहीं है, आप इसे अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों क्षेत्र का क्या है, देह है, खेत है, तो बाग जो है ये जो है नहीं है, अनेकार्थी विकल्प नहीं, ये सही नहीं है, बाकी तीनों रहेंगे। पालनहार में कौन सा प्रत्यय है, तो भाई पालन प्लस हारा ऐसे बनेगा, पालन प्लस हार पालन प्लस हार, तो ये प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय बच्चों किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और पैसे प्रत्यय पैसे पीछे, और उपसर्ग होते हैं बच्चों किसी भी वो जो है शब्द के पहले लगते हैं, पूर्व में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। और ये मत कहना कि आगे, क्योंकि आगे तो आगे वाला इससे इधर होता है और पूर्व वाला इधर होता है, ठीक है। तो ये आप गलती कर देते हो कि आप आगे लिख देते हो, आगे गलत होता है बच्चों। निम्नलिखित विकल्प में उस विकल्प को चुने दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प है भाई करकट। करकट तो करकट का होता है कूड़ा और करकट का होता है केकड़ा, तो ऐसे आप याद रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प को नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द, भाई विलोम आए है, उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, उचित का अनुचित, उदार का अनुदार हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं पूछा गया है। तो बच्चों शैतानी भी बनेगा, भाई से भात्र से भ्रातृत्व, मित्र से मित्रता बन गया। शीतल क्या है, शीतल का होता है ठंडा, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो फिर शीतल क्या है, तो शीतल जल, तो ये हम के पीछे जो संज्ञा लग रही है तो ये विशेषण हो जाएगा। शीतल क्या होगा बच्चों, विशेषण हो जाएगा। किसी संज्ञा से पहले कोई शब्द लग जाता है तो वो विशेषण बन जाता है, और विशेषण से भी आगे कोई विशेषण लगता है तो फिर वो प्रविशेषण हो जाता है। जैसे जो ये आप जानते हो सभी। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन की जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो भाई समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प पूछा गया है, तो समूहवाचक भीड़ है, ये समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। क्या है, भीड़ समूहवाचक। ये बच्चों जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए गए हैं। जातिवाचक अगर यहाँ समूह नहीं होता ना तो यहाँ जाति लगता है, कहीं आपको भी समूहवाचक, इसमें तो जातिवाचक है, इसमें ये गलत दिया गया है। कई बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दो जिसमें जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक एक समूहवाचक। तो समूह भीड़ में क्या समूह होता है, अगर समूह नहीं तो फिर जाति में चला जाएगा।
निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है, तो भाई विशेषण का भेद का देखना है। तो बच्चों वह आदमी अच्छे से काम करना चाहता है, तो सार्वनामिक होता है। देखो बच्चों सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण में आप बड़े कंफ्यूज रहते हो। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है बच्चों, देखो वह के बाद तुरंत अगर संज्ञा लगती है तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगर यह संज्ञा नहीं होती ना, मतलब कि मैं यहाँ ये आदमी को हटा दूं, वह अच्छे से काम कर रहा है, या आदमी मैंने हटा दिया तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय, अगर मैंने इसको हटा दिया आदमी को तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि उस काम की विशेषता है, निश्चित है वो चीज़। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर संज्ञा लगा दी तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो ये बच्चों ये काफी प्रश्न एक हमेशा आता है सार्वनामिक विशेषण से, निश्चयवाचक विशेषण से। लेकिन क्या बहुत से बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा होती है तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। इस बात को ध्यान रखें। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। उस निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। भाई जिसे उसे आता है तो वो संबंध बनाता था, तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वैसे जिसे उसे, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में संबंध बता रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध विकल्प हो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को डूबने से बचा लिया, तो इसमें क्या पूछा है, सर्वनाम पदबंध पूछा क्या सही रहा। तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने क्या है, सर्वनाम पदबंध है। क्या बच्चों, सर्वनाम पदबंध है। निम्नलिखित विकल्प में उस विकल्प का जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो बच्चों फूल क्या है, जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जाति, अब देखो बच्चों, तो अब ये क्या है, अब आप कहोगे मैम परिवार में भी तो जाति है। देखिए बच्चों परिवार में है जातिवाचक है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो परिवार में समूहवाचक हो जाएगी। क्या है, समूहवाचक है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारे मम्मी पापा तो होते ही होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, इसके कई परिवार में दादा दादी भी हो जाते हैं, या फिर परदादा, तो वो चाचा ताऊ भी हो जाते, तो परिवार समूह में चला जाएगा। ये बड़ा बारीकी वाला अंतर है, क्योंकि आप कन्फ्यूज होते, कई बच्चे ये परिवार भी तो जाती है, फूल भी तो जाती नहीं, वो परिवार वो समूहवाचक में चला जाएगा। तेल क्या है बच्चों, जो जातिवाचक के उदाहरण के 2 भेद है, एक समूह है, एक द्रव्य, तो द्रव्यवाचक तेल हो जाएगा। अब रामायण क्या है बच्चों, रामायण व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि उस पुस्तक, अगर यहाँ पुस्तक होता तो पुस्तक होती जातिवाचक, और पुस्तक का नाम दे दिया तो या रामायण नाम दे दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इन बारीकी अंतरों को आप याद रखोगे। अब कई बच्चों को जल्दी होती है कि मम्मी जल्दी करवा दीजिए, भाई जल्दी में तो इसका ये उत्तर है, ये उत्तर तो सामने दिया, लेकिन ये क्यों आया, कैसे आया, जब तक आप ये नहीं जानोगे तो तब तक आपकी तैयारी नहीं होगी। वैसे मैं शॉर्टकट से प्रैक्टिस करवा रही हूँ, अगर मैं चाहती तो आपकी पूरी व्याकरण शुरू से करवाती, लेकिन अब जैसे ईटीजीटी का पेपर हो जाएगा और मैं आपको फिर पूरा सिलेबस करवाऊंगी, पूरा पाठ्यक्रम, जो पीजीटी की तैयारी करेंगे उनका 0 से, फिर मैं किसी के बीच में टॉपिक नहीं मानने वाली, फिर मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगी आपको, ठीक है। फिर बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए कि दिए गए वाक्य का सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। भाई सही क्रिया का भेद पूछा गया, सही पूछा गया, सही क्या है, क्रिया का भेद। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, हम देखो बच्चों प्रेरणार्थक, एक कार्य दूसरे कार्य से, एक खुद व्यक्ति कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कई बार आपने एक वाक्य बहुत रट रखा बच्चों ने कि मालिक नौकर से क्या है गाड़ी दिलवाता है, या मालिक नौकर से सामान मंगवाता, तो जरूरी नहीं है कि मालिक ही नौकर से काम करवाए, कई बार नौकर भी मालिक से काम करवा सकता है। जैसे आप होगे मैं तो मैम वो तो मालिक होगा तो वो कार्य क्यों करेगा। देखो बच्चों ये बन सकता है कि जो है नौकर जो है मालिक से पत्र लिखवाता है, तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई ना बच्चों। क्या कहते, नौकर मालिक से पत्र लिखवाता है। आप एक वाक्य रटे रखते हो कि जो है मालिक नौकर से ही कार्य करवाता है, तो बच्चों हम कुली से बोझ उठवाते हैं, तो ये प्रेरणार्थक, खुद कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाया जाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप।
आप देखो निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण का सही विकल्प हो। तो क्रिया विशेषण का सही देखना बच्चों, रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, तो बच्चों वहाँ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है मंचन, तो ये स्थानवाचक है। कालवाचक होता बच्चों जिसमें एक समय का बोध होता, तो यहाँ कोई समय नहीं है। रीतिवाचक बच्चों सीधा जो वाक्य होता है, जैसे क्या है कि सोहन धीरे धीरे चलता है, तो ये धीरे धीरे क्या है रीति होगा। परिमाण में जिसमें कोई नाप तोल की जो चीज़ें होती है परिमाण में, जैसे ये 2 किलो गेहूँ, और जैसे दूध को क्या है लीटर में तोलते हैं। आप नहीं हम आम बोलचाल नहीं बोल देते हैं कि 2 किलो दूध लेना, 2 किलो नहीं होता, वो 2 लीटर होता है। हम बोल देते हैं हमारे आम बोलचाल में, लेकिन वो गलत होता है, वो लीटर में होता है बच्चों। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का पूछा गया वो भी नहीं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। है तो क्या है देखो, अमीरी, क्रोध, कातर। तो देखिए बच्चों अमीर से अमीरी बना है, क्रोध, कातर, ये कातर जो है सही विकल्प नहीं है भाववाचक संज्ञा का, तो इसको आप याद रखेंगे। सच से सच्चाई बना है। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प। भाई संज्ञा पदबंध पूछा गया है। तो 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, इस भारी चीज तो वही तो संज्ञा किस में है, संज्ञा भी 4 ताकतवर तो मजदूर, यहाँ तक क्या है संज्ञा पदबंध है, क्यों 4 ताकतवर मजदूरी दिया गया है, तो मजदूर क्या है संज्ञा है, और मजदूर कौन सी होगी, तो ये भी जाति में चला जाएगा। अगर मजदूर का कोई नाम होता, वैसे संख्या भी तो 4 है ना, तो ये समूह भी आ सकता है, लेकिन मजदूर का अगर नाम सोहन, मोहन जो भी होता तो ये क्या है व्यक्तिवाचक हो जाता अगर किसी का नाम रख देते तो। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। ज्वालामुखियों की भीतर सतह ज्यादा गर्म होती है, तो भीतरी क्या है संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यह किताब, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, तो यह और वह क्या है संबंध बता रहे हैं, आपस में क्या है संबंध बता रहे हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो। देखो बच्चों ज़्यादा से, आप ही ने बोला था मैडम मैराथन क्लास ले आई, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिले प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आप खूब भर के लिए आपके लिए प्रश्न लेकर आ रही हूँ। लेकिन बच्चों अब तैयारी तो आप ही को करनी होगी, आप ही की डिमांड पर मैं इतने सारे प्रश्न लेकर आ रही हूँ। दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो बच्चों इसमें कोई संदेह, कोई संकेत, कोई निषेध नहीं है, सीधा सीधा विधानवाचक है। वही थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और ये बात ध्यान रखेंगे, निषेध में क्या होता है बच्चों, नहीं वाले वाक्य होते हैं, नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव वाले वाक्य होते हैं। संकेत में देखो एक कार्य दूसरे पर क्या है आधारित होता है। संदेह में कोई मतलब संदेह होता है, जैसे कोई काम होगा या नहीं होगा या पढ़ चुके हो। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। तो दीपा की दादी यहाँ तक क्या होता है बच्चों, दीपा की दादी जो है उद्देश्य, और यहाँ तक विधेय हो जाएगा। कल भी उद्देश्य और विधेय से प्रश्न बना था, तो आप व्याकरण को अच्छी प्रकार से याद करेंगे। देखो बच्चों कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है ना, जो कर्ता और कर्ता का विस्तार वो बच्चों उद्देश्य होता है। कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य, और बाकी जो सारा बच्चा वो विधेय होता है। तो भाई दीपा देखिए दादी तो क्या है उद्देश्य, और एक कर्ता का विस्तार है दीपा की, कर्ता का विस्तार क्या है दीपा की। तो दीपा की दादी क्या है उद्देश्य है, और बाकी क्या है विधेय। अगर मान लीजिए यहाँ पर उद्देश्य नहीं आता विधेय आता, तो यहाँ तक आप विधेय लगाओगे, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। रोहन कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। तो बच्चों इसमें क्या उद्देश्य है, तो रोहन है, रोहन, तो ये क्या उद्देश्य है, बाकी सारा क्या है विधेय है। निम्नलिखित विकल्प में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। भाई राम ने काम किया और वह अपने घर चला गया, तो इसमें तो संयुक्त वाक्य हो गए, तो ये तो नहीं होगा। अगर बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना, तो बच्चों इसी में मिश्र वाक्य होगा। बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना, इसमें क्या है मिश्र वाक्य है।
निम्नलिखित विकल्प में संयुक्त वाक्य पहचानना है। उसका काम बन जाए इसलिए किसी से जो है सिफारिश कराने के चक्कर में है, तो इसलिए ने क्या, किस लिए ने आकर यहाँ संयुक्त वाक्य का कार्य कर दिया। और, अथवा, या, पर, इसलिए, ये वाले क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। देखिए बच्चों, बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो मैं बोलकर करवा रही हूँ, और जो मैं यहाँ जो प्रश्न नहीं बन रहे हम बोल रहे, तो उसको आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये वाक्य नहीं आए और आप कहोगे मैडम ने तो ये कौन से करवा दे, ये आया तो ये था, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसे आप उन शब्दों को लिख लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए कि ये आएंगे तो ये होगा। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनें। तो आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें, तो कुर्सी पर बैठकर बातें करें, ये क्या है, विधेय का सही विकल्प है। अब सरल वाक्य पूछ लिया गया है। भाई सरल वाक्य कौन होता है, जिसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, तो वो सरल वाक्य होता है। कहने का मतलब एक कर्ता होता है और एक जो है जो क्रिया होती है। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, तो ये सीधा और सरल है, कोई योजक चिन्ह वगैरह नहीं आए, कोई योजक शब्द नहीं आए। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है, तो बच्चों ये उपवाक्य का सही देखना है। तो बच्चों ये संज्ञा उपवाक्य है, वह कल नाटक देखने जा रही है, क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। निम्नलिखित विधेय में सही विकल्प को पहचानें। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, तो युवराज ने एक ओवर में क्या है, 6 छक्के लगाए, ये क्या है, विधेय है। क्या बच्चों, विधेय है। अगर युवराज में क्या है, उद्देश्य है, और ये बाकी क्या विधेय है। उद्देश्य कर्ता कोई क्या है, कर्ता और कर्ता के विस्तार को हम उद्देश्य कहते हैं। फिर बच्चों निम्नलिखित मिश्र वाक्य पूछे गए। जब तुम 10वीं कक्षा के अच्छे अंक से पास हो जाओगे तब तुम कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो बच्चों हो जाओगे, तो यहाँ पर जो है तुम्हें तो ये बच्चों हो जाओगे, तब तुम्हें ये क्या है, तब तुम्हें, तो ये क्या है, जब और तब, ये क्या है, ये इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है, जब और तब में जुड़े हुए हैं। जैसे वैसे जब तब, ये मिश्र वाक्य होते हैं। निम्नलिखित विशेषण वाक्य देखना है। वह बच्चा सफल जो होता है जो मेहनती होता है, तो जो मेहनती होता है ये विशेषण, ये उसकी विशेषता है। मेहनती क्या है, उसकी विशेषता है, तो विशेषण वाक्य का वही बात है। आप भी मेहनत कर रहे हो तो आपका भी जो है सिलेक्शन श्योर हो। आप इतनी लंबी लंबी मैराथन क्लास देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही मिल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उसे क्या कहते हैं, संधि होते हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ शब्द लगा देती, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन आ रहा है तो संधि होती है। अगर दो निकटवर्ती शब्दों के मेल से जो विकार होता है बच्चों, तो समास होता है। क्या बच्चों, समास। तो बच्चों समास का अर्थ पूछ लिया जाता है, समास का विलोम पूछ लिया जाता है, तो समास का विलोम होगा संक्षेप। समास और का संक्षेप याद रखोगे। और संधि का अर्थ होता है बच्चों मेल, और संधि विग्रह का मतलब होता है बच्चों, विग्रह का मतलब होता है विच्छेद। विग्रह का मतलब विच्छेद और संधि का मतलब होता है बच्चों मेल। समास का संक्षेप ये भी पूछ लिया जाता है। जब संधि करते हैं इसमें विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन को बनाने से विकारत्व होता है तो बच्चों विसर्ग संधि होती है। एक बात आप याद रखोगे बच्चों, कभी भी जैसे संधि में क्या होते हैं कि दो आपको ये मिलेंगे वर्ण, शब्द वर्ण, जो लास्ट का वर्ण और यहाँ का प्रथम वर्ण, यहाँ का अंतिम वर्ण, यहाँ का प्रथम वर्ण, इन दोनों में विकार होता है, इन वर्णों में, ना कि पूरे शब्द में। अपवाद तो होते हैं, जैसे रामायण वगैरह अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ का और यहाँ का देखना है बस। और ध्यान रखोगे बच्चों, विसर्ग शब्द इसमें आएगा, जो पहला जो शब्द होता है ना उसके यहाँ पर विसर्ग, कभी भी यहाँ विसर्ग नहीं आएगा, ये आप याद रखोगे। कहीं आप यहाँ विसर्ग हो और उसको लगा दो, यहाँ विसर्ग होएगा। पहले जो शब्द में विसर्ग होता है और उसके लास्ट में यहाँ विसर्ग आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो वो गलत होगा। फिर दिए गए प्रयुक्त संधि का भेद का सही विकल्प चुनिए। तो उत्पहरण उद्धरण ये इसका सही हो जाएगा। महा प्लस उर्मी मोहर्मी,
होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते, संधि काफी महत्वपूर्ण है, संधि के काफी प्रश्न बन रहे हैं। सही से विकल्प तो नर प्लस इस नरेश, ये बनेगा नर प्लस इस नरेश। मुनीष का बच्चों बनेगा मुनि प्लस इस मुनेश। फिर बच्चों सु प्लस सुसुप्ति, तो सु प्लस सुसुप्ति ये हो जाएगा बच्चों, इसका सही ये होगा। तो बच्चों संधि से कितने प्रश्न आ रहे हैं ये आप खुद देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का सही विकल्प है चतुष्पाद। तो बच्चों ये जो आधा स है ये विसर्ग में परिवर्तित हो गया है, देखो यहाँ विसर्ग ये आया है, तो इसमें यहाँ तो आएगा, लेकिन लास्ट वाले जो है शब्द में कभी भी विसर्ग नहीं आता है, पहले वर्ण के अंतिम वर्ण में आता है। दिए गए सही विकल्प चुनिए। भानु प्लस उदय, तो भानुदय हो जाएगा, ये काफी बार पूछा जाता है, बार बार आया हुआ है। दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ हो जाएगा, धर्म प्लस अर्थ धर्मा। हो सकता है बच्चों ये सेम के सेम भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो इनसे इर्द गिर्द वाले प्रश्न आपको जरूर दिखाई देंगे। संलग्न का होता है समय प्लस लंघन। तो बच्चों देखो बच्चों यहाँ जो है आधा वर्ण हो जाता है, ये अलंत लगने पर आधा वर्ण हो जाता है, पूरा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें से अ बाहर निकल जाता है। तो बच्चों दिए गए शब्द का सही संधि तो उत प्लस उशिष्ट, तय जो है तो तय जो है च में परिवर्तित हो जाएगा। दिए गए सही संधि विकल्प पहचानिए। अन्वेषण अनु प्लस में एषण, अन्वेषण अनु प्लस में एषण हो जाएगा। भाषा विज्ञान भाषा की ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है, तो वैज्ञानिक भाषा को भाषा जानकर कैसा अध्ययन करता है, तो उसको वैज्ञानिक। हिंदी को राष्ट्रभाषा तो घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक नाम का नाम क्या था, गोपाल स्वामी अयंकर। देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा तो घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था बच्चों, गोपाल स्वामी अयंकर। इनका अयंकर कहीं अयंकर, ये भी ध्यान रखना है। हिंदी विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा, हिंदी राजभाषा है, हिंदी क्या भारत की हमारी राजभाषा। एक बच्चों होता है राष्ट्रभाषा, तो कुछ बच्चे हिंदी को राष्ट्रभाषा समझते हैं बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, राष्ट्रभाषा होती है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और ज़्यादातर देशों में राष्ट्र, तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा होती है जिसमें हमारे राज्य की जो हमारे ऑफिस के कार्यकाज होते हैं, कार्यालय के कामकाज होते हैं, जो हिंदी में किए जाते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। क्योंकि हमारे जितने भी संविधान के कार्य हैं, कार्यालय के काम है, सारे हिंदी में किए जाते हैं, इसलिए हमारे देश की भाषा जो है हिंदी है। लेकिन हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी 22 भाषाओं को जो है हमारे संविधान में जो दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है, बहुत बार पूछा गया है, इसे आप याद करेंगे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के बाबू श्याम सुंदर दास। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता, तो नंद नागरी, नंदी नागरी। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किस अध्यक्षता में किया गया, तो महात्मा गांधी की। अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का जो आयोजन बच्चों महात्मा गांधी जी ने किया था। काफी प्रश्न हो चुके हैं, अब तो थोड़े बचे हैं, अभी इनको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता, तुलसीदास को हिंदी का महाकवि माना गया, क्योंकि रामचरित जैसा महाकाव्य इन्होंने लिखा था। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है, तो ब्राह्मी लिपि थी। प्राचीन भारतीय सिक्कों में कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी बच्चों। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था, पहेलियां और मुकरियां जो है अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का मूल कारण था। अक्षर पर सिरो रेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया, तो देवनागरी सुधार समिति। बच्चों ये बार बार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया, देवनागरी सुधार। देखो बच्चों सिरोरेखा जैसे कि मैंने लाइन कर रखी ना, इसको सिरोरेखा बोल रहे थे, जैसे कमल। तो देखो बच्चों अगर मैं इस सिरोरेखा को हटा दूं, ऐसे लिख दूं,
तो ये क्या है, अजीब सा लगेगा, और मैंने इसके ऊपर लगा दिया तो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए सिररेखा का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। रात दिवस पूनम अमास सुख दुख छाया धूप, ये जीवन बहु रुपया बदले कितने रुपए। कौन सा छंद है, तो बच्चों दोहा छंद है। दोहा छंद में 11 और 13 मात्राएं होती है। प्रथम और, देखो बच्चों, प्रथम और पहले और तीसरे में क्या होती है बच्चों, 13 मात्राएं होती है पहले और तीसरे में। दूसरे और चौथे में कितने बच्चों, 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 13, यानी यहाँ आपको 13 मात्राएं मिलेंगी पहले और तीसरे में, और यहाँ दूसरे और चौथे में आपको 11 मात्राएं। तो आप गिन लेना बच्चों कितनी मात्राएं हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होने वाला कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार। एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में, और एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होने वाला कौन, तो बच्चों यमक अलंकार। सिंह की गर्जना या सांप की पुकार किस रब का उद्दीपन भाव, तो भयानक। सिंह की गर्जना, देखो बच्चों, सिंह गरजता हो और सांप पुकार मारा हो तो डर तो लगेगा ना, तो इसलिए भयानक रस है इसमें। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नकी पर छाई, याते सवे सुधि भूल गई कर टके रही पल हारत नहीं। कौन सा रस है बच्चों, इसमें क्या है, श्रृंगार रस है। क्या बच्चों, श्रृंगार रस है। अब बच्चों देखो, श्रृंगार यहाँ गलत दिया हुआ है, श्रृंगार ये अशुद्ध है। श्रृंगार ऐसे शुद्ध आएगा बच्चों, पेपर वाले भी गलती कर लेते हैं। तो ये क्योंकि ये रे होता है, और रे के नीचे कभी भी री की मात्रा नहीं लगती है, तो बच्चों शुद्ध ये है, ये शुद्ध रहेगा, ये क्या गलत है। तो बच्चों ये हमारा अंतिम पार्ट है, आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप एग्जाम की अच्छी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करी तो आपको भी सिलेक्शन लेना, आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। चंपक हरवा अंग मिले अधि सुहाए, जाने परी से हीरे जब कुंभला में। कौन सा छंद है, तो बच्चों भैरव छंद है, भैरव छंद है। इसमें रस मीमांसा किसकी करती है, तो बच्चों रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की करती है। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, तो बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो कैसे है, मानो मनु जानो जनु, मानो मनो जानो जनु जैसे जो शब्द आते हैं तो इसे उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शब्द की शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण या परिचित मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या करते हैं बच्चों, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा व्यंजना लक्षणा, इनकी 3 शब्द शक्तियां होती हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो बच्चों इसमें अतिशोक्ति यानी कि अतिशोक्ति अलंकार। देखो बच्चों यहाँ अतिशोक्ति भी गलत दिया है। अब आप कहोगे मैडम आप तो सभी गलत बता रहे हो। देखो बच्चों इसमें गलतियां हैं, हो सकते हैं शुद्ध अशुद्ध। अतिशोक्ति में पूरा से आएगा अतिशोक्ति, ना कि आधा आएगा। अतिशोक्ति में पूरा, आपसे देख लेना किसी बुक में, तो ये गलत है बच्चों। वैसे ये रस ठीक है, राणा ने सोचा इस पार तक, क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा कर वर्ण भाई बिल्कुल सोचते ही सोचा नहीं इससे पहले उतर गया, तो ये तो सिख भाई को जचने वाली बात नहीं है। बढ़ा चढ़ा कर वर्ण होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, लेकिन इसके लेखन में गलती है। अतिशयोक्ति शुद्ध ये आएगा, ये अशुद्ध है, इसमें पूरा से आएगा। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, कौन सा अलंकार है, तो बच्चों इसमें क्या है उत्प्रेक्षा, क्योंकि जो जुड़ा हुआ है, जो। रहमान पानी राख ये बिन पानी सब सुन, पानी गहरे उबरे मोती मान सुन, तो ये बच्चों श्लेष अलंकार है। ये एक बार प्रयोग होता है, लेकिन इसके अर्थ भिन्न बार अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष का मतलब होता है चिपना। उपमेय उपमान की संभावना होती है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ संभावना होती है। लिखित रचना के में कौन सी विधि अपनाना सही होता है, सरल से जटिल की। भाई सरल से जटिल की ओर जो है सही विधि माना गया है, क्योंकि पहले हम सरल कार्य सीखेंगे, फिर हम जो मुश्किल अपने आप सीखने लगते हैं। पत्रकारिता पत्रिकाओं के समाचार लेखन एकत्रित संपादित करने वाले प्रकाशन आदेश देने का कार्य। पत्रकारिता के संबंध में कथन किसका है, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने ये कथन बोला है। पत्रकारिता पत्रिकाओं ने समाचार लेखन एक हो चुका हमारा।
द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन, शोध प्रबंध किसका है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, शोध प्रबंध किसका है? तो बच्चों डॉक्टर रत्नाकर भटनागर का है। भारतीय हिंदू युग की साहित्यिक पत्रिका, बच्चों अभी जाना नहीं कि अब साइकोलॉजी आ गई है, ये नहीं है। अब हिंदी के प्रश्न भी आएंगे, आप हिंदी के प्रश्न भी लगाना क्योंकि हिंदी में पूछे जाते हैं। भारतीय हिंदू युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के जो है बद्रीनारायण चौधरी है, ये काफी बार पूछा गया। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बनी के संपादक रहे। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 में। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे मैम नागरिक प्रचारणी पत्रिका का तो 1893 में हुआ था। तो बच्चों मैं यही आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। बच्चों नागरिक प्रचारणी सभा का जो है सम्मेलन, जो उसकी सभा हुई थी वो 93 में हुई थी। 93 में नागरिक प्रचारणी सभा हुई थी। सभा का समय 1893 में, लेकिन बच्चों पत्रिका ये इसकी छपी थी 96 में, इसके 3 साल बाद। तो आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। 1893 में इसकी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा का सम्मेलन हुआ था, आयोजन हुआ था। और नागरिक प्रचारणी पत्रिका आ जाए तो 1896 में, 3 साल बाद। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा साक्षात्कार के समय की जाने की त्रुटि नहीं है? तो साक्षात्कार प्रश्नों का स्पष्ट पारदर्शी होना, भाई ये तो त्रुटि कहाँ है? तो अच्छी बात है, तो स्पष्ट होना चाहिए। फिर एक व्यक्ति अपने भाव विचारों को दूसरों के सामने जो है वो करता है, क्या ध्वनि हेतु भाषा का प्रयोग कहलाता है, तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहती है। जैसे बोलकर करता है तो भैया मौखिक अभिव्यक्ति रहेगी। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात में कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत पूछा, गलत को अंडरलाइन करेंगे। तो भाई विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखे। भाई उसकी उपलब्धता इन्हें लिखना तो चाहिए, क्योंकि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके बारे में अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें, तो लिखना जरूरी होता है। तो यही गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? भाई गलत विधि देखना है, तो ये तीनों आपकी सही रहेंगी। आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, तो भाई आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी होता है। रिपोर्ट लिख, क्योंकि रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रतियोगिता का परिणाम आया तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। ये भी आयोजन की तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए, लेकिन ये गलत है। भाई आयोजन का स्थल भी लिखना जरूरी होता है। तो बच्चों का थोड़े ही 1-2 प्रश्न बचे हुए हैं, आप धैर्य बनाए रखें, कहीं आप बोर हो गए हो। अगर आपको तैयारी करनी है तो इतना तो कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन लेना है। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो प्रिंट माध्यम भाई सबसे पुराना माध्यम है। ये सारे जो है इससे नए माध्यम है, प्रिंट माध्यम सबसे पुराना माध्यम है। जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम है। बनारस अखबार के प्रकार में किसके द्वारा? बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे, ये हम पढ़ चुके हैं, ये बार बार आ रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। रेडियो विज्ञापन की शुरुआत कब हुई थी? 1923 में रेडियो विज्ञापन की शुरुआत हुई थी। क्षेत्रीय टीवी केबल नेटवर्क बैनर पोस्ट आदि के छोटे क्षेत्र में की प्रस्तुत प्रचार समिति के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों स्थानीय विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। किसी रचना में वाचक विषय अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ व्यक्त करने के लिए ध्वनि क्या कहलाती है? आनंदवर्धन ने कहा कि किसी रचना में वाचक विशेष वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ है व्यंग्यार्थ व्यक्त करने के लिए ध्वनि कहलाती। ध्वनि के संबंध में ये वाक्य किसका? तो भैया आनंदवर्धन का ये वाक्य है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कल भी आया था, भरतमुनि है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, सभी जानते हैं सात्विक। निम्नलिखित में काव्य मीमांसा जो राजशेखर, काव्य मीमांसा क्या है? राजशेखर की। फिर बच्चों कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद उपभेद माने? तो 6 भेद और 41 उपभेद माने। किसने? कुंतक ने। विभत्स रस का स्थायी भाव ये जुगुप्सा होता है, ये पूछ ले। हास्य का हास होता है।
निम्नलिखित माँ का उपयोग असत्य कथन देखना है बच्चों। तो संपूर्ण माँ के आधे से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है भाई, नहीं एक छंद का प्रयोग होना जरूरी नहीं है, हम आवश्यकता के अनुसार कर सकते। महाकाव्य में कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। महाकाव्य में श्रृंगार, ये श्रृंगार ठीक है। वीर और शांत में रस प्रदान होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बातें, गलत हमने बता दिए। स्वांत सुखाए किसे काव्य प्रयोजन का स्वीकार किया गया? स्वांत सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तो भाई तुलसीदास ने कहा है कि स्वांत सुहाए भी काव्य का प्रयोजन होता है। भी अपने आप में जब शांति नहीं मिलती तो फिर वो कैसा काव्य रचना? वे अपने आप की खुशी के लिए भी हम काव्य रचना करते हैं। केवल मनोरंजन है कवि का कर्म होना चाहिए, उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। मर्म से आप मर्म से मैं से मर्म मैम से मैथिली शरण भी आप याद कर सकते हैं। उत्पत्ति या आरोपवाद का आचार्य मत क्या भट्ट लोलट उत्पत्ति आरोपवाद है। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा विज्ञान कराते हैं, सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? मध्य प्रदेश की भाषा छत्तीसगढ़ी बोली, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी अवधी बघेली और जो है छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश में जो बोली जाती है। डिंगल भाषा क्या? अपभ्रंश योग से मिश्रित शुद्ध राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी। डिंगल जो कर्कश भाषा भी से माना गया है। भाषा विज्ञान के लिए अध्ययन कहाँ से ग्रहण किया गया? प्रचलित भाषा और साहित्य में। हिंदी भाषा को आरंभ में पिंगल नाम किसने दिया? ब्रज भाषा भी, हिंदी की जो भाषा के आरंभ में पिंगल भाषा थी उसका नाम जो है आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था। निज भाषा उनती सब उनती को मिल, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। निज भाषा उनती सब उनती को मूल, मिटत ज्ञान को ये न मिटत शूल। और ये भारतेंदु इंशाल्लाह खां कौन सी पुस्तक है? रानी केतकी की कहानी। इंशाल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? रानी केतकी की कहानी है इंशाल्लाह खां। ये काफी महत्वपूर्ण, बार बार पूछी गई। हितरंगिणी की रचना किसकी है? हितरंगिणी कृपाराम की। हितरंगिणी किसकी रचना बच्चों? कृपाराम की हितरंगिणी। हितरंगिणी किसकी रहेगी? कृपाराम। ये हल्दी घाटी, कल भी आया था ये प्रश्न। हल्दी घाटी नाम कवि के रचयिता श्याम नारायण पांडे। भी श्याम को हल्दी लगेगी, श्याम की शादी होगी तो भी हल्दी लगेगी, आप ऐसे याद कर सकते हो। कल भी ये पूछा गया था। तो बच्चों हमारे प्रश्न अभी खत्म होने वाले, बस कुछ ही, ये लास्ट हमारा पार्ट रहेगा। नींद के बादल के काव्य संग्रह जो केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल किसके बच्चों? केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है नींद के बादल। गीतावली काव्य कृति, गीतावली तुलसीदास की है। गीतावली किसकी? तुलसीदास की है। संगीनों का सहाय काव्य संग्रह किसका है? प्रभाकर वाच। संगीनों का सहाय किसका काव्य संग्रह? प्रभाकर माचवे का है। और शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो भी रासो शब्द से भी ये किसके शब्द है? ये किसका? ये पूछ लिया जाता है। सर्जना के क्षण किसकी कविता? अज्ञे की है। सर्जना के क्षण अज्ञे की है। निम्नलिखित में से शंभू सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। तो भाई देशांतर जो है शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। बाकी ये शंभुनाथ सिंह की रहेगी। समय की शिला पर रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, ये क्या है? शंभुनाथ की है। और ये देशांतर शंभुनाथ की नहीं है। पश्चिम का अंधा अनुकरण की कोई जरूरत नहीं है। जो है पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया है कि पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब हम पश्चिम यानी अच्छी बुरी बातें सभी हम ग्रहण नहीं करेंगे, अपने विवेक के द्वारा अच्छी को अपना लो, बुरी को छोड़ दो। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी है? श्रीधर पाठक की है। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह? तो उच्छ्वास बच्चों काव्य संग्रह रहेगा पंत का काव्य संग्रह उच्छ्वास। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर बच्चों? चिदम्बरा पर दिया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आया। चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? सुमित्रा नंदन को दिया गया है। तो बच्चों ये पैराग्राफ है, इसके उत्तर ये नारी की शोभ के अधिकारी, ये आप पढ़ लेना जूम करके थोड़ा रोक के कि गृहस्थ ये सर्वनिष्कृष्ट है। ये फिर बंधन इसका उत्तर। अनुच्छेद का सटीक शीर्षक बुद्ध की विचारधारा, ये बुद्ध की विचारधारा पर निबंध है।
चलो बच्चों, ये तो मैं आपको पढ़कर सुनाई देती हूँ। ये थोड़ी सी पंक्तियाँ उसमें दी गई हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों के बहुविकल्पों सही विकल्प को चुनिए। एक सुनहली किरणें उसे भी दे दो, एक सुनहली किरणें उसे भी दे दो, भटक रहा जो अंधियाली वन में, लेकिन जिसके मन में अभी से चलने की अभिलाषा, एक सुनहली किरणें उसे भी दे दो। मौन कर्म में निरत, बद्ध पिंजर में व्याकुल, भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, उसको भी कुछ वाणी दे दो। तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनक दर के उधर मुखी, नव पल्लव पर आभा की किरणें तुम तो जगा रहे हो, दल के दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने तुम तो बिखरते हो भू पर राशि राशि सोना। अब पथ को उद्भाति करने किरण से उसका भी माथा आलोकित कर दो, एक सौपन उसके भी साए में मन जागृत कर दो, एक सुनहली किरणें उसे भी दे दो, बट गया अंधेरे के वन में। तो बच्चों, ये पद्यांश के बारे में है। कभी सुनहली किरणें किसे देने को कह रहा है? जिसके मन में अभी भी कुछ करने की चाह है। भाई सुनहली, एक बात बताओ, जिसके मन में कुछ करने की चाह होगी भाई उसकी सुनहली किरणें देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको एक, जैसे कि मान लीजिए आपके मन में एक सपना चाह है कि हमें हमारा जो सिलेक्शन हो जाए, हमारी टीचर की जॉब लग जाए, तो भाई सुनहरी किरणें आपको समय भी देना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा बच्चों, इतनी मेहनत करोगे तो अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो इतनी मेहनत करो तो आप उसके लिए प्रेरित होगी। किस वाणी के कुछ पल करने के लिए किसे कहा गया? कवि वाणी के कुछ पल किसे देने के लिए कह रहा है? वाणी के कुछ पल जो अपने दुखों को अभिव्यक्त करना भूल गया है। कहने का मतलब कि वो जब कहने का अब हमारे साथ हो रहा है कि हरियाणा में जो है बच्चे बड़े सोए से लग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो है भर्ती हो ही नहीं रही है, तो इसलिए ऐसे में मौन इंसान हो जाता है। जो कवि किसके मन में सौपन भरने के लिए कह रहा है? जो पथ भ्रष्ट हो गया है, सौपन भरने के लिए, जो यानी कि अपने रास्ते से भटक गया है। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा व्याकुल या समानार्थी शब्द नहीं है? तो बच्चों, ये व्याकुल के सारे समानार्थी। नाराज जो समानार्थी, आतुर, उत्सुक, बेचैन। व्याकुल होना मतलब बेचैन होना। बस अब आपको लग रहा है भाई ये भी पढ़ लूँ वो भी, तो आप बड़े व्याकुल हो रहे हो अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, तो ये उत्सुकता है आपकी। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो उम्मीद की किरण भाई काव्यांश का उचित शीर्षक रहेगा। चलो बच्चों, अभी ये खत्म होने वाला है, बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि अब ये एक कृत्रिम उद्दीपन और प्राकृतिक प्रतिक्रिया के बीच में संबंध बनाना क्या प्रानुकूल है? भाई उद्दीपक जो कृत्रिम है, जो बनाया गया, प्राकृतिक जो अपने आप है, तो उसका संबंध क्या प्रानुकूल बनाता है। ठीक है, प्राकृतिक और बौद्धिक में जो वो जो हमने बना हुआ है। भ्रूण के बौद्धिक विकास के किस चरण में मॉडल और चित्रों का प्रयोग करके अधिगम प्राप्त किया जा सकता है? तो दूसरा चरण में भ्रूण के बौद्धिक विकास का इसमें प्रयोग हुआ है। आया गेस्टाल्ट विज्ञान द्वारा की गई गेस्टाल्ट, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने देखा, सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें सोचकर जो चीजें की जाती है। किस ईंधन के जैसे जो लोगों ने एक साथ काम किया, लयबद्ध गुजरहट उभरे जो भाषा में विद्वत शामिल हुए, तो यो थोड़ी है भाई, पढ़ लेना। ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न लग रहा है कि कई बार हो जाता है। शिक्षा के मूल कारक छात्र, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान और है भाई पाठ्यक्रम। भाई देखो आपने देखे होंगे कि साइकोलॉजी में 3 चरण होते हैं, 3 सोपान होते हैं। एक तो क्या होता है, शिक्षक होता है, एक क्या है शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी होता है, एक होता है पाठ्यक्रम। तो भाई पाठ्यक्रम जो होता है बीच का होता है, जो है दोनों ही मिलकर उसको पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं। ये कि दौड़ का मैदान भी कहा गया है। तो भाई छात्र हो गया, शिक्षक हो गया, संस्थान हो गया, पाठ्यक्रम, लेकिन 3 ही भाग माने गए मेन रूप से, मूल रूप से। नवजात महिला बच्चों को विचारपूर्वक हत्या को क्या कहा जाता है? भाई महिला शिशुवध। नवजात जैसे जो बालिकाओं का वध कर रही हैं आजकल लड़का की चाह में। भगवान का सेवक है, ब्रह्मचारी का जीवन जीना, तो क्या है देवदासियां, अर्थात क्या है देवदासियां हैं। ये इसका खालिस्तान भरना है आपको।
दिए गए विचार को उद्देश्य में बोलोगे। एक त्रिकोण के रूप में परिभाषित किया गया। तो सेमिनार दिए गए विषय पर चर्चा करने के लिए उद्देश्य से लोगों को एक, मान लीजिए कोई उद्देश्य है हमारा, जैसे हमने पोस्ट ग्रेजुएट की तो क्या है, एक उद्देश्य होता था, वहाँ हम सभी इकट्ठे होते थे, जैसे हमारे प्राचार्य थे, हमारे जो प्रोफेसर थे, तो उसमें क्या सेमिनार होता था। तो ये एकत्रित होने के लिए एक सेमिनार होता है। ये मानक संदर्भ कौन सा साथी समूह आयु क्षमता के अनुसार अन्य लोगों के संबंध में छात्र के प्रदर्शन या प्रकृति का वर्णन करता है। तो बच्चों मानक और संदर्भित व्याख्या भी मानक दिया गया। जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, भाई इसका ये ग्रेड आया, इसका ये आया, ये है, जैसे प्रतियोगिता नहीं करवाते हैं वो एक समान समूह वाली, तो वो वाला है। आमतौर पर मानकीकृत परीक्षण होते हैं, उनका उपयोग जवाबदेही के प्रयोजन के लिए किया जाता। उच्चपर्ण आकलन, जवाबदेही के उच्चपर्ण आकलन किया जाता। भाई उच्चपर्ण आकलन तो करना ही पड़ेगा जब उनकी जो है प्रतिस्पर्धा ये होती है। तो अब कौन सा पालन पोषण कठोर अनुशासनात्मक तरीकों के उपयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराने से इनकार करने की विशेषता होती है। तो सत्तावादी पालन पोषण, सत्तावादी पालन पोषण कठोर अनुशासन साइकोलॉजी में नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है, एक सत्ता हो गई, बालक को क्या स्वतंत्रता दी गई है हमारी साइकोलॉजी में कि बालक को अपने आप करने दो। ये बार बार में आया भाई ADHD बार बार आया है ADHD। तो इसका फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर ये बार बार पूछा गया है ADHD का। इसको आप जो है ये हिंदी में दिया गया, इंग्लिश का भी ये रहेगा। अब जो भाषा सीखने की अक्षमता के रूप में डिफासी है, तो भाई जो भाषा सीखने की क्षमता है, और जो डिस्क्राफिया होती है जो लिखने की होती है, डिस्प्रेक्सिया क्या होती है, ये क्या पढ़ने की, लिखने की, पढ़ने की, और ग्राफ जो है लिखने की होती है, और भाषा सीखने के डिफासिया ये अलग अलग है। डिसकैलकुलेटर गणित से संबंधित होती है, तो अलग अलग आप इसको याद रखोगे। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध के प्रति घनिष्ठता या प्रतिबद्धता की भावना विकसित करता है। तो चरण 4 में एरिक्सन के जो चरण के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे था ना। तो भाई इसमें क्या है कि आपका जो है छठे चरण है, ये 5वां होता है और ये छठे चरण में लिखाया गया है। ये सारी बातें एरिक्सन का सिद्धांत दिया गया। किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द गढ़ा है? तो विलियम सटर ने। बुद्धि लब्धि का भाई शब्द अलग प्रयोग ने के सटर ने क्या है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र अलग ने दिया, जैसे बीन ने भी आया उसमें बुद्धि लब्धि सिद्धांत का जो बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि वाले अलग अलग आचार्य प्राचार्य मनोवैज्ञानिक थे। हैंस जूगर ने इसने के अनुसार अंतर्मुखी बहिर्मुखी आयाम का आधार क्या है भाई, खालिस्तान में आरोही जालीदार सक्रिय बनाना। आरोही मतलब चढ़ना, अवरोही मतलब उतरना, जालीदार सक्रिय पढ़ने लिया। तो बच्चों खालिस्तान प्रतिभागियों के बीच अधिक सशक्त चेतना को बढ़ावा देने के लिए उपागम के रूप में माना जाता है। तो क्रिटिकल पेडागोगी क्या है, क्रिटिकल पेडागोगी, पेडागोगी नहीं गोगी, ये भी आप याद रखोगे। किसी अनुभव पर कल्पनात्मक परिवर्तन और विमर्श शामिल है, जिसमें बच्चों के अपने मन में विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलती है। तो बच्चों को नाटक में क्या बच्चे सक्रिय रहेंगे, रोल करेंगे, अभिनय करेंगे, तो बच्चों ये कल्पना भी होगी और उसमें बच्चे क्रिएटिव भी रहेंगे, बोर नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ हमारे पर्सन कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी प्रकार से मैं आपकी प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। वीडियो में ज़रूर लिखना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।